जहांगीर के ज़हन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का खतरा जन्म दे चुका था और उसने मेरा एतमाद हासिल करने के वज़ाहिर अंदर की एक बात में सामने उगल दी थी। लेकिन मैं इतना अहमक नहीं था कि अपने दिल की बात उस पर जाहिर कर देता। बिफोर की बरसों की रफ़ाकत में मैं बुनियादी गुर यही सीखा था कि कामयाबी के लिए अपनी ज़ात को पसे पर्दा रखना ज़रूरी है। आदमी तानुन शिकन बनकर पैसा तो कमा लेता है, लेकिन हर वक्त अपने हरीफों की खुली इज्जत पर रहता है। गुमनाम रहे तो खतरों से बचकर मुआशरे में इज्जत और नेक शोहरत भी कमाने लगता है। जहांगीर मेरी चाल में आ गया था और मैं बासानी उसे अपने इशारों पर चबा सकता था। जहांगीर से गुफ्तगू के बाद मैं ज़हनी तौर पर खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। तारिक को मरवाने वाला राजा सिकंदर अली था, जिसे मैंने अपने हाथों उसके अंजाम को पहुंचा दिया था और यूं तारिक के लहू का इंतकाम ले लिया था। जहांगीर बेचारे को इल्म नहीं था कि तारिक कैसे मारा गया, लेकिन उसके जहन में भी शुबहात सर उबारने लगे थे और उसने इस मौजू पर मुझसे बात करके मेरे लिए एक राह पैदा कर दी थी। उससे पहले मैं बिल्कुल तनहा था, लेकिन अब मुझे यकीन था कि जहांगीर के जहन में भी बाग़ियाना ख्यालात परवरिश पाने लगे थे। किसी भी मसले पर मैं अपनी कार्रवाइयों का आगाज करता तो शायद जहांगीर को उसमें शामिल करके उससे काम दे सकता था। सुकून और आसूदगी की उस लहर में मेरे जहन में गजाला का रोशन सरापा अपनी तमाम दर रानाइयों के साथ तराया और मेरा दिल बेइफ्तार उससे मिलने के लिए मजबूर था। वो खूबसूरत शेर याद आने लगे जो मैंने महज उसे सुनाने के लिए याद किए हुए थे। काश ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूं, तू फिर करिया व करिया कू बकू मेरे लिए। मैं दुल्हा महदूद हो जाऊं समंदर की तरह, तू बहे दरिया ब दरिया जू बजू मेरे लिए। मैंने सोचा तू उसके घर का नंबर मिला ही लिया और उस वक्त मुझे यकीन आ गया कि तलब सादिक हो तो हर मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाती है। फोन पर गजाला खुद मौजूद थी। बाप तहिंदिया हुआ था, माँ आराम कर रही थी। मैंने उसे मदू किया तो वो खुद ही मैं बैठने को तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद मैं मुकर्रर स्टोर के करीब पहुंचा तो वो फुटपाथ पर हरासा से अंदाज मेरी मुंतज़िर थी। उसे लेकर मैं फौरन ही एक नेकदाम होटल की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करती रही और मैं रास्ते भर उस लतीफ पैराए में छेड़ता रहा। होटल पहुंचने तक उसके मिजाज की खुशहाली बहाल हो चुकी थी और मैं उसके तीखे फिक्रों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। होटल के फैमिली कैबिन में थोड़ी सी तमहीद के बाद मैंने वफा का जिक्र छेड़ा और उसका तजस्सुस पैदा करने के बाद वो दोनों ही अशार उसे सुलझा डाले। कभी पसंद नहीं आए। खामोशी से इशार सुनने के बाद गजाला ने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा और वो मुस्कुराहट के साथ उसके रुखसारों पर नुमाया होने वाली दिलकश गढ़ों के हुस्न में खो गया। अंदर कर वो हसरत के इजहार की बात हो तो शेर बहुत खूबसूरत है। 4 मिसरों में महरूमियों की एक लंबी दास्तान समेट कर रखी गई है, लेकिन इन शेरों को किसी मखसूस हवाले से हटकर देखा जाए तो औरतों के लिए तौहीन अमेज़ है। तौहीन अमेज़ है? मैंने हैरत से दोहराया। सादा लफ्जों और छोटे छोटे खूबसूरत शेरों में शायर ने अपनी जिंदगी का निचोड़ पेश किया और तुम इसे तौहीन अमेज़ कह रही हो। तौबा। वो फरेरे लेकर दोनों कानों को हाथ जगाते हुए बोली, किस कदर खौफनाक बद्दुआ है। दूसरे मिसरे में तो क्या शायर की इज्जत यानी कोचों में रुसवा न होगी। और पहले मिसरे से तो यूं निपटा है जैसे अज़ल से बेवफाई औरत के अमीर में है और मर्द बेचारा पैदाइशी मासूम जैसे हसरत ही है कि काश उसे बेवफाई का मौका नसीब हो सके। तनविसा वफा तो औरत ही था हिस्सा है। चौर मुजरिम और बद किरदार भी हो तो बीवी वफा का अहद निभाती रहती है, लेकिन बीवी बद किरदार हो जाए तो जौहर कभी बर्दाश्त नहीं करता। इंकिशाफ होते ही तशद्दुद, तलाक या फिर कत्ल की एक सनसनी केस वारदात वजूद में आ जाती है। इसे क्या नाम देंगे आप? हर शेर को शायर की आबरीज़ी क्यों समझा जाता है? मैंने कोड़िया मेज पर टिका कर संजीदगी के साथ सवाल किया। शेर तो एक अफाकी हकीकत होता है, हो सकता है किसी के कर्ब को महसूस करते शायर को इल्हाम हुआ हो। शेर अच्छा होता है या खराब, हवाला उसी इसकी हैसियत में ही बदलती। तुम इसे मर्द की आवाज़ क्यों समझ रही हो सकता है शायर ने किसी वफा गुज़ीदा नाज़रीन का दुख इस अशार में ढाला हो। वो चौंकी और फिर शर्मसार सी हो गई। बहस में आपसे जीतना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे हैरत है कि आप शेरों का ज़ौक़ भी रखते हैं। बज़ाहिर तो आप हक़ाइक़ की दुनिया के आदमी मालूम होते जो ख्वाबों से दूर भागते, जबकि शेर तो सरासर एक ख्वाब ही होता है। बसाल पर शायद पूरे अदब में एक भी अच्छा शेर न मिल सके। हाँ, हिजर और फिराक के मौजू पर हज़ारों खूबसूरत अशार मिल जाएगी। जो दिन हुस्न से घायल हो जाए उसमें गुदाज आ ही जाता है और ऐसे शेरों को एक अंदिया मस्कन में आता है। मैंने शो निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वसाल होते ही अशार बेदखल कर दिए जाते। अब ये तुम पर मुनहसर है कि कब तक अशार याद कराती हो। उसे निगाहें चुरा ली और कोल्ड कॉफी के गिलास की तरफ मुतवज्जा होगी, जिसकी बैरूनी सतह पर नवी के कतरे मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, चाहे मैं आपका मायार पर पूरी ना उतर सकूं। उसका लहजा उदास और खोया खोया सा था। मैं शख्सियत से उलझी सी है। घर में हमेशा से मैंने अपने और वालिदैन के दरमियान इसी दीवार महसूस की है।
अजनबियत और शुबहात की इस फिजा में मैंने अपनी शनाख्त बरकरार रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं उलझ गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे एक छत के नीचे 4 अफराद के कुंबे के बजाय 4 अजनबी रह रही हूँ, तन्हा अकायुं की तरह। भाई पागल है, माँ बाप अपने खोल में मगन है। डैडी ने अपने बेशतर उम्र घर से बाहर गुजारी और तभी मेरी तरबियत में हिस्सा न ले सके, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद अचानक ही वो तवक्को करते हैं कि मैं उनके उसूलों पर चलूंगी। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हमारे दरमियान बस ऐसा वाजबी सा ताल्लुक है जो बस में बरसों से हर रोज साथ सफर करने वालों में पैदा हो जाता है। रिश्तों की गर्मजोशी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक अच्छा दोस्त समझकर खुशगवार लम्हों की तलाश में आपकी तरफ बढ़ी थी। पैरज़ीन बिल्कुल साथ था। मुझे तवक्को नहीं थी कि आपसे ये भी इत्तार कर लेंगे। वो जैसा झटक नजरें उठाई और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर बोझल अंदाज में मुस्कुराती। मेरा क्या है कि हम आपस में मिलना तर्क कर दें। कुछ दिन शायद खलिश होगी, फिर हम एक दूसरे को भूलकर अपने अपने रास्तों में खो जाएंगे। अपने बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैंने संजीद की इख्तियार करते हुए मजबूत लहजा में कहा। सब कुछ जानते बूझते हुए भी अगर मैं ताल्लुक बरकरार रखने पर तुला रहूं, तुम्हारा रवैया क्या होगा? या आपकी गलती होगी? उसकी धीमी आवाज उभरी। फिर वही मेरी बात। मैं कदरे तेज लहजे में बोला, मैं तुम्हारे ख्यालात जानना चाहता हूँ। एतमाद ना होता तो इस होटल के फैमिली केबिन में यूं तन्हा आपके साथ मौजूद न होती। उम्मीद की सतह पर नजरें जमाए थी और ससराती सी आवाज में बोली, लेकिन मैं आपको उलझाना नहीं चाहती। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो खुलकर नहीं कही जा सकती। मैं चौंक पड़ा। वो तो बड़ी अजीब सी बात कह डाली थी। न जाने में कौन सी बातें थी जिनको वो खुलकर बयान नहीं करना चाहती थी। मुझे गुमान हुआ कि कहीं उसे मेरी असलियत का इल्म न हो गया हो। वो बेहद ज़हीन लड़की थी। अस्कंदर अली के मामले में अपनी उदादात, ज़हानत और मजबूत कुव्वत फैसला से काम लेकर मुझे बहुत बड़ी उलझन से बचा चुकी थी। अगर उसने अस्कंदर अली के मां पर त्यार खिंचाने वाली फंक्शन में शिरकत करने वाले बैरूनी मेहमानों को फीस में मैदान अंदर चला दिया होता तो वह खबीस लाजमन मेरी तरफ से चौकन्ना हो जाता कि मैंने मुज़ाकरे में उसकी तकरीर सुनकर आवाज के सहारे उसे शनाख्त कर लिया होगा। वो अपने शुबे की तस्दीक या तरदीद के लिए C1 को इशारा करता और उसके शिकारी कुत्ते किसी साय की तरह अडलब मेरे ताक़ुब में घूमने थी। फिर मैं अस्कंदर अली के मकान गरू करते ही रंगली हाथों पकड़ लिया जाता और यूं शायद तारीफ से पहले मेरे कत्ल का फैसला सादर कर दिया जाता। लेकिन यजाला की जहानत से मैं बेखबरी में उस दर्दनाक अंजाम से 2-4 होने से न सिर्फ बच गया था, बल्कि मैंने भेड़ के रूप में पुशीदा उस भेड़िए को बासानी जहन्नुम वासिल कर दिया था। उस रोज सुबह के अखबार में अस्कंदर अली के कत्ल की खबर नहीं छप सकी थी, लेकिन शाम के अखबार ने उस वारदात को उसकी समाजी खिदमात के हवाले से खासा उछाला था। लिहाजा गजाला से मिलने से कबल मैं नजाजी तौर पर फासिद दबाव का शिकार था। इस मामले को गजाला के रद्द-ए-अमल के जवाब में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन हमें उस होटल में बैठे 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था और उसने एक बार भी उस बारे में कोई जिक्र नहीं छेड़ा था, जिसका मतलब था कि शाम के अखबारात उसकी निगाह से नहीं गुजरे थे। उस मामले में मुझे उस बात से बेहद इत्मीनान था तो मेरे फरिश्त से अपना नाम हज़ब रखने के सिलसिले में बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किया था और गजाला पर यही ज़ाहिर किया था कि उसने मेरा नाम छुपाकर गलती की। और जब उसने अपनी गलती के अजाले के तौर पर मेरे नाम के इजहार का इरादा जाहिर किया तो वह बुनियाद की इम्कानी मुतागनत और फिर उसके अपने मुश्तबा हो जाने का जिक्र छेड़कर उसे खामोश रहने का मशवरा दिया। इस समय दरअसल वो मुतमईन होगी बैठे मैं भी नागहानी मुसाइब से महफूज रहा। फौरन ही मेरे दिल से ये शुबा दूर हो गया कि गजाला मेरी खुफिया मशरूफियात के जुमला या किसी पहलू से वाकिफ हो सकती थी। उस वक्त वो मिजाज के हवाले से बात कर रही थी, या जो कुछ भी नगुफ्ता बातें वो रही थी उससे मुतल्लिक थी, लेकिन मैं उसको पसंद कर चुका था। सोचे समझे अंदाज में उसकी तरफ पेशकदमी जारी थी। क्या उसकी उलझनों से दिलचस्पी पैदा होनी लाज़मी थी, इसलिए मैं पूछ ही बैठा, अजनबियत की दीवारों में तुम अपनायत के खुलूस को शायद बिल्कुल भूल चुकी हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अंदर बरबही ख्वाह हूँ, मुझसे खुलकर बात करो। अनजीते जागते इंसान है, हर एक में खूबियों के साथ बहुत सी खामियां भी होती है। जब दो इंसान मिलकर बैठते हैं तो एक दूसरे के सिर्फ एक ही पहलू पर गौर नहीं करते। उन खूबियों और खामियों का भी मुतवाजी तवाज़ुन ही किसी की जात का मजबूरी तासर होता है। आप संजीदा और बुर्दबार आदमी हैं तलमीज़ साहब। मेरी जात में कुछ भी तो नहीं है। आपको जिंदगी के हर मोड़ पर बेतेरी लड़कियां मिल जाएंगी। इस वक्त शायद आपको खुशी हो कि आप फैसले के लिए आजाद हैं। मेरी उलझनों के दर्द में धंसरी के बजाय आप मेरा मशवरा कबूल क्यों नहीं करते? तो क्या तुमने जिंदगी का सफर अकेले ही तय करने का फैसला किया हुआ है? धड़कते हुए दिल के साथ सवाल किया। फिलहाल तो शायद ऐसा ही नजर आता है। कभी तन्हाई अजाब बन गई तो अपने जैसा कोई हमसफर तलाश कर लूंगी। मैं दिल से एक बोझ सा हट गया था। उसकी पहेलियों ने मेरे ज़हन में अचानक ही जिस शुबे को जन्म दिया था वो किसी हमसफर का जिक्र सुनते ही दूर हो गया। तो क्या मैं तुम जैसा नहीं हूँ? मेरे लहजे में मुलामत में इस शिकायत पोशीदा थी। आप फरिश्ते हैं तनवीर साहब। उसकी आवाज भरा गई। मुझे शुबा हुआ था, मेरे जहन में फतूर आया था कि शायद आपकी अनायात उदगर्जाना है। मैं डरते डरते लेकिन महज एक तजुर्बे की खातिर आपकी दावत कबूल करने की हिम्मत कर सकी। मेरा ख्याल था कि शायद इन 2 मुलाकातों के बाद आप कुछ कहेंगे और मैं अपना रास्ता बदल लूंगी, लेकिन आपकी आंखों में हमेशा मासूम से चमक बरकरार रही।
वो जो अपनी प्रागंदा ख्याली मुंह चिढ़ाती रही। आप पारसा है। वो सर झुकाए बैठी थी, शायद उसकी आंखों में नमी उमड़ थी, क्योंकि बोलते बोलते वो अचानक खामोश हो गई थी। मैंने उसे रुमाल दिया तो उसने अपनी आंखें कुछ की और हम दोनों अपने अपने ख्यालात के पुरहजूम वादियों में कोई खामोशी के साथ कूल काफी के गिलास खाली करने लगे। उस छोटे से महदूद कैबिन में मैं उसे मजीद छेड़कर अजुर्दा नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने बिल अदा करके किसी वीरान शाहराह पर निकल जाने का फैसला कर लिया था। बिल्ली उसका रवैया बेहद हैरत अंगेज और नाकाबिल फहम था। मैं तहैया कर चुका था कि उसकी मायूसी और उदासी का सबब जाने बगैर उसे वापस न जाने दूंगा। कोई सड़कों की काग चांदते भूल जाती क्यों न गुजर जाए। बड़ी अजीब सी को लड़की मेरे लिए। न जाने उसकी जात में ऐसा कौन सा जहर पोशीदा था कि उसने मुझ जैसे शिकारी को भी बेबस करके दिमाग और दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया था। अनगिनत नान तेजू में तनहा रातों में ख्वाबों के जजीरों की तरह आते जाते रहे, लेकिन नफ्स की हैवानी सतह से ऊपर किसी लतीफ इंसानी जज्बे को बेदार न कर सके। और एक वो थी कि उससे मिलते इन नफ्स का बेरहम दरिंदा दुम दबाकर मेरा शऊर की किसी नहा फाने में डुबक जाता था। और शऊर पर एक ऐसी मखमूस सी कैफियत तारी हो जाती थी कि बस उसे सामने बिठाए बातें करते चले जाने को जी चाहता था। होटल से बिल अदा करके हम रवाना हुए तो वो मेरे बराबर और निशिस्त पर खामोश और खोई खोई से बैठी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उस सकूत का खात्मे में बयान करूं। होटल की सीढ़ियां उतरते हुए उसकी गुफ्तगू के हवाले से मैं ज़हन में खोलनाक सा ख्याल पैदा हुआ था, और अब उसी ख्याल ने मेरी जुबान पर मोहर लगाई थी। शायद मैं आपके मायार पर पूरी ना उतर सकूं। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो खुलकर नहीं कही जा सकती। मेरे साथ में कुछ भी तो नहीं है। मेरी उलझनों के दलदल में धंसने के बजाय आप मेरा मशवरा कबूल क्यों नहीं करते? तभी तन्हाई अजाब बल ही गई तो अपने जैसा कोई हम सफर तलाश कर लूंगी। और इन मुबहम लेकिन मालिकेज़ इशारों के बाद मेरी पारसाई का जिक्र करते हुए दिल गिरफ्ता हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो चाहते हुए भी मुझे अपने माजी का कोई नाखुशगवार तजुर्बा सुनाने की जुरात से मारूम हो। शायद मुझसे मिलने से पहले उसने किसी से मोहब्बत की हो और वफा के नाम पर अपना दामन लहू लुहान कर लिया हो। मैं दिल की धड़कनें उस खौफ से तेज तर हो गई थी कि मेरी हिम्मत अफजाई पर कहीं वो एतराफ ही न कर बैठी, और जब वो बोलने पर आमादा हो जाए तो मैं सुनने को तैयार न। मैं सुलाए हुए दो शेरों पर बात करते हुए वो कह चुकी थी कि औरत अपने पसंदीदा मर्द की बद किरदारी के बावजूद उससे वफादार रहती है, लेकिन मर्द कभी औरत की बेवफाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं अजीब से कर्ब में मुब्तला हो गया था। उसके जुबान खुलवाना चाहता था, लेकिन आरज़ू यही थी कि मैं उससे इसरार करता हूँ और वो इनकार करती रहे। अगर वो मेरे सामने अपने माजी की किसी भूल का एतराफ कर बैठती तो मेरी निगाहों में मकाम खो बैठती। मैं उसे चाहता था, शिद्दत से चाहने लगा था। मेरी ख्वाहिश थी कि उससे कोई भी भूल सरजद भी हुई वो तो ये राज अपने दिल में दफन रखे, क्योंकि उस कदर गहरा ताल्लुक पैदा हो जाने के बाद उसका कोई भी एतराफ गुनाह मेरी अना पर गहरी घाव के मुतरादिफ होता, जिससे संभलना शायद मेरे बस से बाहर था। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो सर झुकाए अपने दामन से उड़े रही थी। मैं किसी जख्मी परिंदे की तरह मुस्तरिब था। होटल से निकलने से कबल हर कीमत पर उसकी मायूसी उदासी का सबब जानने का तहिया कर चुका था, लेकिन सीरियस तय करने के बाद जुबान खोलते हुए खौफ महसूस हो रहा था। किस कदर अजीब और मुतजाद थे मेरे जज्बे। उसकी जुबान से हर बात सुनने का मुतमनी था, लेकिन उसके आलूदा होने के बावजूद पारसाई के फरेब में मुबतला रहना चाहता था। लेकिन क्यों? रफ्ता रफ्ता ज़हनी रोह के बदलने के साथ ही सवाल उभरा। वह एक लफ्ज़ पर अंदर ही अंदर खुरी जा रही थी, और मैं अनगिनत लफ्ज़ों के बावजूद किसी किस्म की निदावत कबूल करने को तैयार नहीं था। जब दोनों तरफ यही हो तो कौन किसको पहला पत्थर मारे? फिर माजी उसका अपना था जिससे मुझे कोई ताल्लुक न होना चाहिए था। आम हुई से ताल्लुक के बाद वो अपने एक एक लम्हे के लिए मुझे चुआपी होती। फिर अगर ख्यालत का इल्तकाब होता तो हर सजा के काबे करार पाती, और वही तो एक नहीं थी। अगर उसकी निदावत का पस मंजर जानने के बाद मेरे दिल में उसकी तनश तराहत पैदा हो जाती तो मैं आज़ाद था। वो खुद कह चुकी थी कि मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी इंतखाब के बेतेरे मौके मिलेगी। शायद मेरे रवैये की तब्दीली उसे भी खरा न गुजरती, क्योंकि ज़हनी तौर पर वो पहले ही अपने जैसे किसी हमसफर की तलाश पर आमादा थी। कहाँ जा रहे हैं आप? उसकी थी और दीदा शाबाद ने मुझे चौंका दिया, साहिल की तरफ। मैंने उसे निगाहें जार किए बगैर संजीदगी से कहा, गर्दाब पैदा होने लगे तो साहिल ही महफूज रहता है। तुम्हारी अधूरी और पुरपेच गुफ्तगू ने मेरे जहन में आग से लगा दी है। जब तक खुलकर बात नहीं करोगे वापस नहीं लौटूंगा। आपको साहिल में जाए था, मगर मुझे गर्दाब से निजात न मिल सकेगी। वो बोली, आप मुझे अच्छे लगते, मैं चाहती हूँ हम एक दूसरे के बारे में खुशगवार यादें समेटी, एक दूसरे से रुखसत हूँ, ताकि कभी कभी आप मुझे याद कर लिया करी। मैं कुछ सुनकर आप मुझसे बदजन हो गए तो ये दुख मुझे जिंदगी भर तड़पाता रहेगा। मेरे वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ दी। वो जो कुछ कह रही थी मेरे नजदीक उसका मफहूम बहुत वाज़ेह था, लेकिन बात छेड़ने के बाद पीछे हटना बुज़दिली के मुतरादिफ था। लिहाजा मुझे कहना पड़ा, तुमने मेरी जात से अगर कोई खुशी ना मिल सकी तो दुख भी नहीं मिलेगा। तुम जो कुछ भी दिल में छुपाए बैठी हो बिला तरद्दुद मुझे बता डालो। आप इसरार कर रहे हैं तो सुने कि मैं तवाइफ की बेटी हूँ। उसने कहा,
ये तुम्हारा इन तुम्हारी माँ का कसूर है। अपनी बात कहते हो मुझे अपनी आवाज किसी गहरे कुएं की तह से उभरती महसूस हुई, क्योंकि उस वक्त मेरा जहन खला में मुअल्लिक था, उसके किसी बदतरीन इंकिशाफ का मुंतजिर था। डैडी ने उन्हें देखा, पसंद किया, टूट कर जाहा और फिर शादी कर ली। शारिक दूसरे साल और मैं चौथे साल पैदा हुई और खोल खोल से लहजे में बोल रही थी, और मैं ये समझने से कासिर था रूस बंधन के साय में विलादत के बावजूद वाइफ ज़ादी कैसी हो सकती थी।